संख्या पूर्वो दिगु। उसके बाद डाल परिभाषा आपके इसमें लिखना है। लिखिए जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद का अर्थ समूह ब्रैकेट में समाहार होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। इसे षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनाते हैं। इसे षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनाते हैं। उदाहरण है इसका, इसके बाद डालेंगे बहुव्रीहि समास। अगला डालिए बहुव्रीहि समास। सूत्र इसका अन्य पदार्थ इसका सूत्र है। परिभाषा डालिए, उसमें लिखना है परिभाषा डालने के लिए जिस समास में समस्त पद का अर्थ गौण होता है, समस्त पद का अर्थ गौण होता है और किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, तथा समस्त पद किसी अन्य का बोध कराते हैं।
समस्त पद का अर्थ किसी अन्य का बोध कराते हैं। अन्य का बोध कराते हैं। उदाहरण लिखिए। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, जितानी, इंद्राणी, यशसा। अगला है चक्रपाणि, चक्रपाणि, चक्रपाणो, चक्रपाणो, यशसा। चक्रपाणो यशसा। इसके बाद अगला समास डालेंगे अव्ययीभाव समास। अगला डालेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास सूत्र है इसका पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव। परिभाषा डालिए इसमें। परिभाषा जिस समास में पहला पद, जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग, अव्यय, अव्यय या उपसर्ग होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है तथा उसके अर्थ की प्रधानता होती है, तथा उसके अर्थ की प्रधानता होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं। उदाहरण डालिए इसका। निर्जनम, निर्जनम, जनानां अभावः, जनानां अभावः यथाशक्ति, शक्तिं अनतिक्रम्य, शक्तिं अनतिक्रम्य। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे नीचे उपसर्ग और अर्थ। इसी समास की कुछ
उपसर्ग दी गई है जिन्हें लिखना है आप लोगों को। इसी नीचे डालेंगे उपसर्ग अर्थ। इस तरीके से आपको बनाना है उपसर्ग अर्थ के लिए। इसमें लिखेंगे कि यानी कि अभाव, यानी कि समीप, यानी कि योग्य, सामने, यथा, शक्ति के अनुसार, अनतिक्रम में, प्रति यानी प्रत्येकम, ठीक है। ये उपसर्ग है जो आपकी समास में उपयोग की जाती है और उनका अर्थ हम लोगों को लिखना पड़ता है कि ये इसका अर्थ। आपके समास हो गए कंप्लीट। अब आप लोगों को समझाएंगे समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु और द्वंद्व। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। इसका सूत्र होता है विशेषण, विशेष्य, बहुमूलम। विशेषण यानी कि विशेषता, विशेष्य यानी कि संज्ञा। जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा हो, वहाँ पे बहुव्रीहि कर्मधारय समास होता है, ठीक है। यानी पहला पद विशेषण और दूसरा उसकी पहला पद विशेषता और दूसरा उसका विशेष्य, तो बहुव्रीहि कर्मधारय समास होता है। जब हम इसे बनाते हैं तो इसका अर्थ हिंदी में कई प्रकार से निकलता है जो करके भी निकलता है, समान के लिए भी निकलता है, समान करके, और रूपी, ठीक है। जब समास बनाते हैं तो उसका अर्थ इन 3 प्रकार से निकलता है हिंदी में, ठीक है। तो हैजो के लिए हम लगाते हैं 400, 400, समान के लिए 1 और रूपी के लिए ऐड, ठीक है। तो जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसको हम 3 प्रकार से बनाते हैं, 400, 1 और ऐड लगाकर। जैसे सुंदर बालिका, सुंदर बालिका, तो यहाँ पे सुंदर क्या विशेषता है यानी विशेषण है, विशेषण, और बालक क्या है, बालक इसकी संज्ञा है, ठीक है। यानी किसी बालक की सुंदरता को बताया जा रहा है, तो पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष, यानी पहला पद विशेषता बताएगा और दूसरा उसकी संज्ञा होगी। ऐसे हम संस्कृत बनाएंगे तो पहले इसका हिंदी में हम निकालेंगे सुंदर बालक, तो इससे अब इसका इन 3 प्रकारों से हम निकालना है। तो इसका निकालेंगे सुंदर, समान बालक तो कहेंगे नहीं, सुंदर रूपी बालक भी नहीं कहेंगे, सुंदर है जो बालक, इसका ये अर्थ निकलेगा कि सुंदर है जो बालक, है जो बालक। वैसे हम बनाएंगे संस्कृत में सुंदर, सुंदरा, 400 बालिका, ठीक है। पहले इसका हिंदी में आप निकालेंगे, तो उसके बाद हम आगे बनाएंगे समास। अगला देखिए नीलोत्पलम, नीलोत्पलम,
ठीक है, नीला है जो कमल का फूल, तो नीलम चासो उत्पलम, उत्पलम, इस प्रकार से। ठीक है, अगला है श्रेष्ठ पुरुषा, श्रेष्ठ पुरुषा, तो यहाँ पे श्रेष्ठ पुरुषा का बनाएंगे, श्रेष्ठ यानी महान है जो पुरुष, तो श्रेष्ठ शासो पुरुषा, पुरुषा। ठीक है, ये हो गया एक प्रकार का कि जहाँ पे है जो गांठ निकले बीच में वहां पे हम चासो लगाकर बनाते हैं। अगला है जहाँ पे समान गांठ निकले, जैसे चंद्र सुंदरम, चंद्र सुंदरम, तो चंद्रमा है जो सुंदर, ये तो नहीं कहेंगे या चंद्रमा भी सुंदर, चंद्रमा के समान सुंदरता, किसी की तुलना की जाएगी तो समान करके बताया जाएगा कि वो चंद्रमा के समान सुंदर है, ना कि चंद्रमा है जो सुंदर है, चंद्रमा रूप में सुंदर। ठीक है, तो चंद्रमा के समान सुंदर कैसे बनाएंगे, चंद्र इव, ये ई और बा, ये वाला एक लगाएंगे, चंद्र इव सुंदरम। इसमें चंद्रमा इसकी विशेषता है यानी कि विशेषण है और सुंदर इसकी संज्ञा है। ठीक है, मुख कमलम, मुख कमल, चंद्रमुखम, चंद्रमुखम है चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्र एवं मुखम। ठीक है, अगला है घनश्यामम, घनश्याम, घनश्यामम, घनिस होता है बादल, श्याम यानी कि काला, तो बादलों के समान काला, तो घन एव श्यामा। ठीक है, ये हो गया दूसरी तरीके से। अब अगला तरीका है हमारा, अगला टाइप है कि जहां पे रूपी यानी किसी का वर्णन उसके रूप से उसी प्रकार से किया जाए, जहां पे समानता ना बता करके उसकी सिर्फ तुलना की जाए छोटी सी, वहां पे हम रूपी का प्रयोग करते हैं, रूपी के लिए ऐप लगाते हैं। जैसे दुख समुद्रम, दुख समुद्रम, यहाँ पे दुख के समान समुद्र तो होगा नहीं क्योंकि समुद्र में तो दुख होता ही नहीं है, तो यहाँ पे दुख रूपी समुद्र यानी गहराई, समुद्र में क्या होती है गहराई, तो यहाँ पे दुख रूपी समुद्र, तो यहाँ बनेगा दुखम एव समुद्रम। ठीक है, अगला देखिए पुरुष प्रयागा, पुरुष प्रयागा, प्रयाग में से होता है बाघ यानी चीता, पुरुष है मनुष्य, पुरुष रूपी प्रयाग। ठीक है, तो पुरुष एवं प्रयागा, पुरुष एवं प्रयागा। क्योंकि इसमें समान तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि पुरुष के समान प्रयाग जानवर तो इंसान के समान होगा ही नहीं, तो रूपी एक रूप बता देते हैं उसका कि उसके समान रूप में है। जैसे विद्या धनम, विद्या धन, यहाँ पे विद्या रूपी धन ना कि विद्या के समान धन। ठीक है, विद्या रूपी धन, विद्या एवं धनम। ठीक है, विद्या रूपी धन। अगला है मुख कमलम, मुख
कमलम, यहाँ पे मुख रूपी कमल, मुखम एव कमलम। ठीक है, ये हो गया आपका कर्मधारय समास। इसकी परिसूत्र होता है विशेषण विशेष्य बहुलम। सूत्र होता है, परिभाषा होती है जहाँ पर पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद संज्ञा होता है, या फिर पहला पद विशेष्य दूसरा पद विशेष्य होता है, विशेष होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। इसे हम 3 प्रकार से बनाते हैं, जहाँ पर जिस समास में हैजु का अर्थ निकलता है, जो है या हैजु का, वहाँ पे चासु का प्रयोग करेंगे समास के बीच में। यदि समान का अर्थ निकले तो इफ और रूपी आए तो